हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल सोनी है और आज आपके सामने मैं लेक्चर 2 लेकर प्रेजेंट हूँ। चैप्टर हमारा सेम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेचर, सिग्निफिकेंट, मीनिंग्स 3 थिंग्स पढ़ी थी। आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास टॉपिक है फेयोल प्रिंसिपल। बेसिकली फेयोल एक जनरल माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया था। इसे फेयोलिज्म भी कहते हैं हम लोग। तो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए। ये 14 प्रिंसिपल हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आते हैं और ये प्रूव्ड प्रिंसिपल माने जाते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई बायस टर्म नहीं होता है। तो 14 प्रिंसिपल हमारे पास ऐसे 14 प्रिंसिपल्स हैं जो 14 प्रिंसिपल हमारी लाइफ में हमें हमेशा काम आते हैं। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो प्रॉफिट वाली हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट वाली हो, हर पॉइंट के अंदर वो हमारे 14 प्रिंसिपल आपको देखने को मिलते हैं। आपके जनरल घर के अंदर भी वो प्रिंसिपल्स आपको मिलते हैं। तो चलिए पॉइंट 1 हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को टुकड़ों में बांट देना। तो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है वर्क डिवाइडेड द स्मॉलर टास्क। ठीक है, वर्क डन बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। तो यहाँ 2 थिंग्स आपको देखने को मिल रही। 2 थिंग्स में फर्स्ट थिंग्स आपके पास है कि डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हम लोग टास्क को क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके स्पेशलाइजेशन के थ्रू उस काम को हम बांटेंगे जिसमें ग्रेटर एफिशिएंसी हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, हम अननेसेसरी जो है वेस्टेज के मूवमेंट को कम कर सकें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ आपके सामने, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन है, जो लिखने वाले हैं। वर्क डिवाइडेड स्मॉलर टास्क विच डन बाय द ट्रेड स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड less wastage. This is the part of the first principle. Principle number 2, authority and responsibility means the power to take decision and responsibility. This is the important term, power to take decision and responsibility. इस पॉइंट के अंदर हम कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बांटते हैं। ठीक, ये तभी हो सकता है जब कोई पर्सन उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट रखता हो, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करके किसी और को दे। जैसे डेलीगेशन भी एक पार्ट हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। तो डेलीगेशन में भी पावर डिवाइडेड इन सबऑर्डिनेट्स होता है। तो पावर डिवाइडेड सबऑर्डिनेट्स का पार्ट हमारे पास क्या होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अब क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही अपने जूनियर को या अपने सबऑर्डिनेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट एक लिमिटेड पावर अथॉरिटीज हम उन्हें देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस पर्टिकुलर टास्क पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर वो उस डिसीजन को ईजी ले सके जो डिसीजन हम लेते थे, जिससे टास्क का टाइम पीरियड भी कम हो जाता है और साथ ही साथ बेनिफिट भी बढ़ जाता है। पॉइंट 3 आते हैं डिसिप्लिन। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम प्रॉपर रन करें तो वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सबऑर्डिनेट्स, सीनियर और मोस्ट सीनियर पर्सन सब रूल्स में चलते हैं। तो इन रूल्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर प्लान करते हैं अपने वर्क का, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या अथॉरिटी हमारी जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी में ऐसा ना हो कि ना हो, वो रूल्स उस प्रॉब्लम को इजी सॉल्व करते हैं। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड द गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जुडिशरी एप्लीकेशन एंड पेनल्टीज। तो बेसिकली अगर कोई डिसिप्लिन वायलेट करता है तो उस पर हम पेनल्टीज लगाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन को जुडिशरी सेक्शंस का कहा जाता है। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और हेलमेट ना लगाएं तो हमने डिसिप्लिन वायलेट किया है, तो उसकी पेनल्टीज हमें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। इसी तरह से सेम इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप देखें, हर इंस्टीट्यूशंस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना चाहता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए क्या काम करते हैं, डिसिप्लिन का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है यूनिटी ऑफ कमांड, 1 यूनिट 1 कमांड। अगर एक बॉस होगा और एक कमांड देगा तो कभी भी सबऑर्डिनेट कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है दैट एवरी वर्क शुड बी रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ओनली वन बॉस, ओनली वन विल क्रिएट द क्रिएट द सिमिलर सिचुएशन इन ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। और अगर मान लीजिए हम मल्टीपल रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होंगी। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 4th प्रिंसिपल हमारा कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, 1 यूनिट 1 कमांड। ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको जो है यूनिटी ऑफ कमांड का पार्ट मिलता है। ठीक है, और डिसिप्लिन भी मिलता है। वॉयलेटेड द रूल, एक वर्ड आएगा वॉयलेटेड द रूल, वो डिसिप्लिन माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब है डायरेक्शंस मींस द मस्ट सेम ऑब्जेक्टिव हैव वन हेड वन प्लान। तो एक हेड होगा, एक प्लान होगा और सबके सबके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक होंगे।
अलग अलग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम काम नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंगे तो केओस हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। तो पॉइंट हमारा फिफ्थ कह रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मीन्स एंश्योर ऑफ द एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक्शन और कोऑर्डिनेशन क्या होगा, किसी एक बॉस पे होगा। तो वन हेड एंड वन प्लान, दिस इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि आपको एक रोड पार करके जाना है और मैं कह रहा हूँ कि वो रोड ही पार करनी है, आप उस रोड से आगे जाइए, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। और मल्टीपल लोगों से पूछेंगे तो राइट लेफ्ट, आप पहुंचेंगे टास्क तक, हो सकता है लेट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। सिंपल स्मॉलर टास्क हैं ये, अगर इन्हें हम ध्यान रखते हैं तो वो ईजी वर्क होता है। पॉइंट नंबर 6 कहता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल एंड जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट जो हमारे एम्प्लॉय उनका इंटरेस्ट, हर एक की एक इंटरेस्ट होता है, इसकी पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर द बोथ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पे एंड कंपनसेशन का पार्ट हमारे पास रेमुनरेशन का आता है। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास जो टर्म आते हैं कि भाई हम अपना इंटरेस्ट रखें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जनरल इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। जनरल इंटरेस्ट क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे जनरल इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 7 कहता है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन एम्प्लॉय का पे एंड वेजेस। एम्प्लॉय का पे एंड वेजेस हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कियोस होने का या मिसअंडरस्टैंडिंग होने का या हार्मोनी डिस्कार्ड होने का कारण रेमुनरेशन होता है। अगर एम्प्लॉय की रेमुनरेशन क्लियर फेयर है तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, अच्छा काम करता है, वो टास्क इतना अच्छा होता है कि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का गोल अचीव हो गया, मीन्स इंडिविजुअल गोल अचीव हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को गोल ईजी अचीव हो जाएगा। तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा 7 रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है। पॉइंट आता है पे एंड कंपनसेशन, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन वेयर शुड बी इनकरेज टू वर्क मोर एंड बेटर। तो कोशिश करना है हमें कि हमारा एम्प्लॉय का रेमुनरेशन अच्छा हो, जिससे वो काम ज़्यादा करे, और ज़्यादा काम करेगा तो उसका पेज वेज भी अच्छा होगा, तो वो मोटिवेट भी होगा, और जब वो मोटिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट तो पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें तो हमारा जो ये मुट्ठी वाला पार्ट है, दिस इज द सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारी की सारी पावर यहाँ पे है। और अगर हमने इसे ओपन कर दी तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स द कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन मीनिंग द अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। तो इफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड, दिस इज नोन एज द सेंट्रलाइजेशन, एंड अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल हैंड, दिस इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारी हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और हमारे पास स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास सेंट्रलाइजेशन पार्ट होता है। अगर सेंट्रलाइजेशन पे किसी इंस्टीट्यूशन को हम चलाएं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हर टास्क टाइम पे हो जाए, क्योंकि डिले इन डिसीजन का पार्ट होगा, क्योंकि ओवरबर्डन होगा हमारे पास, हमारी अथॉरिटी ओवरबर्डन होगी, और ओवरबर्डन होने से उसे किसी भी तरह का बेनिफिट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसका क्रिएटिव माइंड ही काम नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का टर्म मैक्सिमम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट हैंड, सो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड ट्रेन टू देयर वर्क, और वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ उस क्विक टाइम पर डिसीजन लेकर के टास्क को इजी कंप्लीट कर लेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी पूरा हो जाए, उसे लॉस भी ना हो, और हमारे सुपीरियर के ऊपर किसी तरह का हैवी बर्डन ना हो। क्योंकि अगर एक ही पर्सन सारा काम करेगा तो क्रिएटिव थिंग्स तो खत्म हो गई। डिले इन डिसीजन का मतलब है कि बहुत सारा काम होगा, उसके बाद अब जिससे नंबर से आएगा उस तब तक होगा। और अगर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होने वाली प्रॉब्लम को हमारा वो एम्प्लॉय जिसे हमने डिसेंट्रलाइज किया है, जिसे हमने अथॉरिटी दी है, वो उस प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कर सकता है। पॉइंट नंबर 7 कहता है स्केलर चेन। स्केलर चेन अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपके फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। फॉर्मल लाइन अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो मैं आपके सामने स्केलर चेन का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। स्केलर चेन का डायग्राम समथिंग ऐसा होता है। ये जितने भी आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक्स हमारे पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉप टू लोअर होता है। तो हमारा ऑर्डर टॉप टू लोअर आता है, रिक्वेस्ट लोअर टू टॉप जाती है। तो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या हो गई, बॉटम टू टॉप हो गई, ऑर्डर हमारा क्या हो गया, टॉप टू बॉटम हो गया। अब ये जितने भी आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये सब हमारी अथॉरिटीज हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। इन केस अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को जल्दी स्प्रेड करना होता है तो हम
स्केलर चेन को ब्रेक करते हैं। स्केलर चेन को ब्रेक करते ही एक लाइन ड्रॉ हो जाती है उसके पैरेलल में, बट ध्यान दीजिएगा जिस लेवल ऑफ अथॉरिटी से होगी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में वो लाइन जानी चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। Scalar chain, the formal line of authority between the superior and subordinate from the highest to lower rank, known as the scalar chain. This chain should be not be violated, but in the emergency, employee at the same level can contract through the gang plan by the informing their immediate superior. तो हम क्या करेंगे, देखो immediate superior पे हम पार्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज करिए ये हमारा पार्ट है। ठीक है, ये टॉप लेवल अथॉरिटी है और ये लोअर लेवल अथॉरिटी है। अगर हमें गैंग प्लैंक को अगर बनाना है तो हमारे पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को हम लोग गैंग प्लैंक बोलेंगे। ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये ए शेप में बन जाएगा। और ए शेप में बनने का मतलब है कि उस अथॉरिटी में हम लोगों ने गैंग प्लैंक किया है। गैंग प्लैंक बेसिकली बनता है किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट स्प्रेड करने के लिए, या इनकेस कोई इमरजेंसीज में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि अथॉरिटी की सारी इंफॉर्मेशन सेम लेवल अथॉरिटी को हम दे सकें। पॉइंट नंबर 10 आता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स एवरीवन शुड बी एम टू डेजिग्नेटेड प्लेस। तो हर एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने एक डेजिग्नेटेड प्लेस दिया है, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग, एवरीवन शुड बी डेजिग्नेटेड प्लेस। पीपल एंड द मटेरियल मस्ट बी प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, अगर पीपल और प्लेस एक पर्टिकुलर प्लेस, पीपल और प्लेस अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा टास्क ईजी अचीव हो जाएगा। और ईजी अचीव होने का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, हमारा टाइम से पहले वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 आते हैं इक्विटी। इक्विटी मीन्स सब इक्वल हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोअर, अपर ऐसा कोई नहीं है, सबके सबका इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी मीन्स रीजनल, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, ठीक है, यूनिटी, नेशनलिटी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इक्विटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, हमेशा जब इक्विटी का कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसके अंदर मेल और फीमेल वर्कर के बारे में बात होती है कि मेल को अपग्रेड कर दिया, फीमेल को अपग्रेड नहीं किया, दोनों सेम लेवल अथॉरिटी पे काम कर रहे थे बट अपग्रेड नहीं किया गया। तो अगर इक्विटी नहीं होगी तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी भी हमारे पास हार्मोनी का क्रिएशन नहीं होगा, हमेशा हार्मोनी डिस्कार्ड होती रहेगी। और हार्मोनी डिस्कार्ड होने से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो सकता, हमेशा कियोस बना रहेगा। कभी भी प्रॉफिटेबल मोटिव पे वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर सकती। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इक्विटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विटी किसके किसके बीच में है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ठीक है, जेंडर, इन सब के बेसिस पे हमारी इक्वलिटी का पार्ट होना चाहिए। पॉइंट आता है 12, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन मीन्स द पोस्ट ऑफ द मिनिमम पीरियड डिसाइडिंग टू शो रिजल्ट। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है अगर किसी एम्प्लॉय को हमने काम पे रखा है तो उसे हम एक बेसिक टाइम पीरियड दे दें, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, उसके क्वालिटी वर्क को दिखाने के लिए एक मिनिमम टाइम उसके पास होना चाहिए। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द रिगरस प्रोसेस, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय को रखा है, मैंने उसे कहा कि आपके पास भाई 6 मंथ है, आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करते तो ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज आपको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाएगा, हम किसी दूसरे को रखेंगे। तो वो 6 मंथ में उस टारगेट को पूरी करने की कोशिश करेगा। तो उस टारगेट को पूरी करने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का पार्ट है, उसे पता है कि वो स्टेबल है, 6 महीने में अगर वो अच्छा काम करेगा, उसे नहीं निकाला जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हर एम्प्लॉय अपने बेनिफिट के हिसाब से काम करेगा। पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ मोटिवेशन। हमेशा ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना है। ठीक है, आप जब इनिशिएटिव लेते हैं तो टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर एम्प्लॉय को मान लीजिए पूछा जाए कि कौन इसमें से काम कर सकता है, उस क्रिटिकल प्रॉब्लम में से किसी एक एम्प्लॉय ने हाथ उठाया कि सर आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करने के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं कर लूँगा, दिस इज नोन एज द इनिशिएटिव। द वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप अ कैरी आउट द प्लान इम्प्रूवमेंट एंड द इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। तो अपने सेल्फ मोटिवेशन के बेसिस के ऊपर हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारे लिए खुद का इनिशिएटिव है। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 14 हमारा आता है स्पिरिट डी क्रॉस। स्पिरिट डी क्रॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। स्पिरिट डी क्रॉस का मतलब है टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मोनी अमंग एम्प्लॉय, मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट टू टीम वर्क। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब स्पिरिट डी क्रॉस का पार्ट आ रहा है तो इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे मैनेजमेंट को हमेशा एक टीम स्पिरिट पे काम करना चाहिए, क्योंकि टीम स्पिरिट हमारे लिए एक बेनिफिट लेकर के आती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्रिटिकल टास्क है, अगर उसकी टीम उसके साथ जुड़ जाए तो ईजी हो जाएगा।
कोविड-19 के केस को देख लीजिए, हमारे पूरे के पूरे देश के साइंटिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं। तो साइंटिस्ट के जुड़े होने का मतलब है सब एक टीम स्पिरिट में काम करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम वैक्सीनेशन बनाएंगे। वैक्सीनेशन बनाते ही हमारी टीम स्पिरिट का टास्क अचीव होगा और हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को इजी अचीव कर लेंगे। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल इस समय क्या है, हमें कोविड-19 से इंडिया को बाहर निकालना है। ठीक है, दीज आर द पॉइंट, द 14 प्रिंसिपल। ठीक है, एंड द फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल in your this year also and the previous year papers also. So please, these 14 principle is most important. Okay, so prepare yourself very well. हर प्रिंसिपल से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट है। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। डिवीजन ऑफ अ काम को टुकड़ों में बांटना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मिसलीडिंग नहीं करना उस पार्ट को। यूनिटी ऑफ कमांड, वन यूनिट वन कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन बॉस वन डायरेक्शन। ठीक है, एंड द सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, अपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ध्यान दे तो ऑटोमेटिकली जनरल इंटरेस्ट अचीव हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पे स्केल पे हम बात करें तो अगर एम्प्लॉय को हम अच्छी पे स्केल देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा काम करेगा और उसके अच्छा काम करने से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा। रेमुनरेशन ऑफ टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को फेयर रेमुनरेशन दिया जाए, किसी से भी चीट नहीं किया जाए कि एक ही लेवल अथॉरिटी के अंदर किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, दिस इज नॉट अ गुड इन इंस्टीट्यूशन। तो वो सोचेगा दूसरा एम्प्लॉय कि मुझे क्यों 10,000 मिलता है, मैं भी तो वही काम करता हूँ। तो रेमुनरेशन एम्प्लॉय भी एक प्रिंसिपल हमारा 7 नंबर प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो पावर इन वन हैंड सेंट्रलाइजेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट हैंड इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, है ना, बिटवीन टॉप टू लोअर लेवल अथॉरिटी। Order means one unit, one boss, one order. Okay, the equity, each and every employee is equal in organization. ठीक है, चाहे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, मेल फीमेल किसी भी तरह से अगर काउंट कर लिया जाए तो वो इक्वल है। ठीक है, उसे हम ऊपर नीचे अगल बगल ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि वो बेकार है, वो है नहीं। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उन सब का खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका खुद का एक मोटिव है। तो इक्वलिटी उनका पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन के अंदर हम लोग बेसिकली ये चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं कि पोस्ट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ डिसाइडेड। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन के अंदर मिनिमम इतना समय तो एक एम्प्लॉय को दिया जाए जिससे वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से आपको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज रखा हो कल बोला, कल टास्क पूरा नहीं हो तो चले जाना, नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उसे एक मिनिमम टाइम पीरियड दिए, 1 वीक 10 डेज, जो उस वर्क के हिसाब से सेट होता है उसे टाइम दीजिए, उस टाइम के हिसाब से वो आपके टास्क को अचीव करेगा, अदरवाइज यू विल बी फाइंड। इनिशिएटिव, ठीक है, हर एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेना टास्क को अचीव करने के लिए। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो गए, ठीक है, और आपने काम को आगे करने की सोची तो ऑटोमेटिकली वो काम क्या हो जाएगा, टारगेट अचीव होगा। आपके देखा देखी बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे। ठीक है, स्पिरिट डी क्रॉप द टीम स्पिरिट यूनिटी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट और यूनिटी होनी चाहिए। बिना टीम स्पिरिट के हिटलर भी जंग नहीं जीत सकता था। हिटलर ने भी अपनी सेना के अंदर टीम स्पिरिट पैदा की थी। तो फिर भी हर जगह ये प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट वीडियोस मिल सके। ठीक है, और आपके रिवीजन हो सके। ये वीडियो बेसिकली मैंने अभी जो बच्चों के बिजनेस के एग्ज़ाम अभी जो पेंडिंग है कोविड-19 की वजह से, उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी देखें। ठीक है, चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर आपको मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट बहुत ही ईजी हो सके। और मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू मैं आपको ये बता सकूँगा कि किस किस चैप्टर से किस किस पॉइंट से कौन कौन से वैल्यू बेस्ड वर्ड आते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर क्रिएट होता है। ओके, मेरे चैनल का नाम पॉजिटिव वाइब कॉमर्स क्लासेस है। मैं राहुल सोनी।